गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक चल रहा है मार्केट इक्विलिब्रियम। 2 लेक्चर हम इसके ऊपर कर चुके हैं पहले और आज का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा सिमल्टेनियसली चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। इससे पहले जो लास्ट हमारा टॉपिक था उसमें हमने ख़त्म किया था कि अगर इनकेस हमारे डिमांड के अंदर चेंज आता है, सप्लाई हमारी कांस्टेंट रहती है, तो मार्केट का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा। या फिर हमारी सप्लाई के अंदर चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड हमारी कांस्टेंट चल रही है, तो हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम कैसा होगा। इसके अलावा हमने किया था कि अगर हमारा इलास्टिक सप्लाई या इन इलास्टिक सप्लाई है तो उस केस में मार्केट इक्विलिब्रियम क्या रहेगा हमारा, या फिर इन इलास्टिक डिमांड और इलास्टिक डिमांड है उस केस में क्या रहेगा। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है वो कवर हो गया है। आज हम लेके चलते हैं डिमांड और सप्लाई के चेंज को एक साथ, यानी कि सिमल्टेनियसली चेंज जहाँ पे दिखाएंगे। अब अकेला डिमांड को चेंज करके नहीं दिखाना है या अकेला सप्लाई को चेंज करके नहीं दिखाना है, तो हमें यहाँ पे दिखाना है सिमल्टेनियसली चेंज। एक साथ अगर चेंज आ जाता है डिमांड और सप्लाई के अंदर तो कैसा हमारा डायग्राम होगा, तो कैसा हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम होगा, राइट। तो हम यहाँ पे 3 ऑप्शंस ले रहे हैं, 3 तरीके से हमारा जो है ये टॉपिक कवर होता है। तो हम तीनों डायग्राम्स को यहाँ पे देखेंगे आज। तो पहला टॉपिक है हमारा वो है इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई। बट यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड जो है वो ज्यादा हमने यहाँ पे शो किया है, ग्रेटर देन का साइन दिया है यहाँ पे, यानी कि दोनों ही इंक्रीज होंगे लेकिन डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही है सप्लाई से। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि डिमांड ज्यादा बढ़ रही है सप्लाई से। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, डी ग्रेटर देन सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे भी इंक्रीज का साइन डालोगे और यहाँ पे भी इंक्रीज का साइन डालोगे, यानी कि दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन डी जो है वो ग्रेटर देन जो है वो बढ़ेगी सप्लाई से। दूसरा हम जो कर्व बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे सेकंड कंसेप्ट में इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। जितना हमारी डिमांड के अंदर इंक्रीजमेंट हो रही है सेम उतना ही हमारी सप्लाई के अंदर इंक्रीजमेंट होगी। और तीसरा जो हम कंसेप्ट देखेंगे इस डायग्राम के अंदर वो होगा इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई, लेकिन इंक्रीज इन सप्लाई ग्रेटर होगा उस केस में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो इंक्रीज इन डिमांड हमें देखने को मिल रहा है वो लेस देन होगा इंक्रीज इन सप्लाई से। तो वो किस तरह से होगा अभी हम इसको डायग्राम के अंदर देखते हैं बेटे। पहला डायग्राम पे हम क्या बनाएंगे, मार्केट को हम शो करेंगे। मार्केट 2 चीजों से यहाँ पे शो की जा सकती है, एक तो हम यानी कि एक हमें डीडी कर्व बनाना पड़ेगा और दूसरा ही हम साथ में क्या बनाते हैं बेटे, इस पॉइंट के ऊपर हम बना लेते हैं एक एस कर्व यानी कि सप्लाई कर्व। ये हमारा हो गया डीडी कर्व और एक हो गया हमारा सप्लाई कर्व। और ये मार्केट आपको पता ही है कि जहां पे मीट करेगी वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, प्राइस फिक्स हो जाता है। क्लियर। तो इस पॉइंट के ऊपर जो हमारी क्वांटिटी है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, वो क्यू क्वांटिटी है। ये तो हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट। इक्विलिब्रियम यहाँ पे ई लिखेंगे, ये हो गया मार्केट इक्विलिब्रियम, ये हो गया मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस और ये हो गया यहाँ पे क्वांटिटी इक्विलिब्रियम, राइट। तो ये सिंपल है जो कि अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अगर मार्केट को आपको दिखाना है तो इस तरह से वो कर्व आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब हम क्या कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि यहाँ पे डी को भी आगे की तरफ फॉरवर्ड करता हुआ दिखाना है, क्योंकि कंसेप्ट क्या है हमारा, इंक्रीज इन डिमांड और साथ में क्या लेना है हमने, इंक्रीज इन सप्लाई। तो लेना कैसे है वो देखते हैं। पहला हमने क्या लिया है कि इंक्रीज इन डिमांड दिखाना है लेकिन वो ज्यादा बड़ा हुआ, ज्यादा चेंज दिखाना है जब आप इंक्रीज इन सप्लाई दिखाओगे उससे ज्यादा, राइट। तो कैसे हम इसको लेते हैं बेटे, पहले हम इसको काफी ब्रॉड ले लेते हैं। जो डी लेना है हमने, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड लेके चलेंगे ताकि हम यहाँ पे शो कर सकें कि ये हमारा ज्यादा इंक्रीज हुआ है। दिस इज कॉल्ड D1। इसी के साथ आपको एस को भी इंक्रीज दिखाना है। इतना ध्यान रखना है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इंक्रीज मैं साथ साथ बोल रही हूँ तो बच्चे बोलेंगे कि मैम इंक्रीज का मतलब ऊपर की तरफ। इसी पॉइंट के ऊपर नीचे जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है बेटे उसको आप मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट मतलब या एक्सटेंशन इन डिमांड या फिर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, उसको आप इंक्रीज नहीं बोलते हो। इंक्रीज तभी होता है जब आप उस ड्रॉ की हुई लाइन को आगे की तरफ ले जाओ या फिर डी लाइन को पीछे की तरफ ले जाओ, तो वो दोनों ही केस में इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड होते हैं। ठीक है, ये इंक्रीज हो गया या फिर डिक्रीज करना तो बैक दिखा सकते हैं। अभी हमने क्या टॉपिक लिया है, इंक्रीज इन डिमांड और साथ में एस को भी इंक्रीज करना है। तो मैंने बोला था कि एस को इंक्रीज करना है तो राइट साइड में करना पड़ता है, अगर इसको डिक्रीज करना है तो इसकी लेफ्ट साइड में लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे राइट साइड में एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं
तो लाइन हमने ज़्यादा ब्रॉड नहीं लगानी है जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। ये एरिया हमारा ज़्यादा होना चाहिए, जो सप्लाई का एरिया हम लेते हैं वो कम होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लिया है, ये ऑप्शन लिया है कि इंक्रीज सप्लाई भी हो रही है, इंक्रीज हमारी डिमांड भी हो रही है, लेकिन दिस इज इंक्रीज मोर, ठीक है, देन इंक्रीज इन सप्लाई। द पोर्शन एरिया ऑफ दिस वन इज ब्रॉड देन एरिया ऑफ दिस वन। तो आपको इतना ध्यान में रखना है। क्लियर? अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जब हमारी डिमांड भी बढ़ गई और सप्लाई भी बढ़ गई है। इट मीन्स मार्केट इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब हो गया। मार्केट इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे था, अब हमें कहीं ना कहीं नया मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैंड करना पड़ेगा, लेकिन कहाँ, वो अब हम देखते हैं। सो बेटे सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमारी जो डिमांड है वो कितनी बड़ी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। डिमांड पहले यहाँ पे थी, अब कहाँ चली गई है, अब हमारी डिमांड है इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे। तो जो गैप आपको नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सेस हमारा डिमांड है, ठीक है। ये इस पॉइंट से जहाँ पे चलेगी तो एक्सेस डिमांड हो गया, तो इसको हम नाम देते हैं आर। हमने यहाँ पे पॉइंट दे दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, ई से आर तक क्या हो गया, ये एक्सेस डिमांड हो गया। हम यहाँ पे नोट डाउन भी करेंगे साथ साथ में ताकि हमें समझ में आ जाए। ये हमारा क्या है, एक्सेस डिमांड, राइट। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ, एक्सेस डिमांड कौन से पॉइंट से लेके हमारा बनता है, ई आर जो है वो शो हो रहा है। क्लियर? फिर से हम अपने डायग्राम के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो ई आर है वो हो गया डिमांड के अंदर बड़ा हुआ, यानी कि एक्सेस डिमांड। और अगर हम सप्लाई की बात करें, सप्लाई भी पहले ई पॉइंट पे था, उसके बाद कहाँ शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये सप्लाई है और ये डिमांड है, दोनों ई पॉइंट पे मैच कर रहे थे, और सप्लाई अब कहाँ शिफ्ट होगी, यहाँ पे। यानी कि सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट हुई है, कम हुई है ना। हमारा आर तक जाना यानी कि डी है, ये तो ई से आर तक तो डिमांड में चेंज आया है, बदल गई है डिमांड, हमारी इंक्रीज होगी, लेकिन सप्लाई थोड़ा कम इंक्रीज हुई है, वो सिर्फ इस पॉइंट तक। इसको हम ले लेते हैं कोई पॉइंट के, ठीक है। जैसे आपकी बुक में पॉइंट्स है, मैं वैसे आपको नोट डाउन करके बता रही हूँ, ताकि जब आप अपनी बुक खोलोगे, रिवाइज करोगे, तो आपको बिल्कुल क्लियरली आपका डायग्राम क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका के मतलब मैंने सॉरी यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक्सेस सप्लाई। तो इसको भी साथ में हम लिख देते हैं कि ये क्या बन गया, इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। तो मैं नीचे साथ साथ नोट करती जा रही हूँ कि पहला हमने लिखा था एक्सेस डिमांड कहाँ से कहाँ तक, ई आर तक होगी, और एक्सेस सप्लाई कितनी होगी, एक्सेस यानी कि इंक्रीज इन सप्लाई हम कह सकते हैं ना, इंक्रीज इन सप्लाई। तो ये हो गया हमारा एक्सेस सप्लाई भी इसको बोल सकते हो, वो कहाँ से कहाँ तक हो जाती है, ई से लेके के तक। 2 पॉइंट हमने नोट किए, राइट। तो अगर हम ई आर में से ई के लेस कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा हमारा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। या फिर इसको ऐसा कहते हैं कि इसको हम लिखते हैं इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि आपका जो निकल के आएगा रिजल्ट वही तो होगा एक्सेस हमारी डिमांड। इसको बेटे हम लिखेंगे इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड, और इसको भी लिखेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, क्योंकि ये जो हमें दिखा रहा है ये 2 पॉइंट, ये तो इंक्रीज ही दिखा रहा है ना, एक्सेस तो हम अभी चेक करते हैं। तो 2 पॉइंट हमें देखने को मिले, इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, ओके। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि एक्सेस डिमांड कैसे होगी, एक्सेस कहाँ से पता चलेगा, ये पूरा ई आर है, इतने पोर्शन में से अगर हम इतना पोर्शन लेस कर देते हैं ई के, तो ये के से लेके आर तक क्या बचा, दिस इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। क्यों, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे चेंज किया है, क्योंकि एक्सेस डिमांड हमें लिखना है। एक्सेस डिमांड मतलब ये पूरी डिमांड है, उसमें से सप्लाई निकाल दो, तो ये पोर्शन हमारा दिख रहा है एक्सेस डिमांड। क्लियर? तो ई से लेके आर तक हम नीचे लिख रहे हैं कि ये एक्सेस डिमांड है। सो बेटे यहाँ पे हमने क्या लिखा था अभी, इंक्रीज इन डिमांड को मैंने लिख दिया यहाँ पे, इंक्रीज इन सप्लाई, और इनके बीच के गैप को बोलते हैं एक्सेस डिमांड। अब इसे एक्सेस डिमांड को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं वो अब हम चलते हैं डायग्राम के ऊपर। सो बेटे ये एक्सेस डिमांड हमें नजर आ रही है, इट कॉज अ राइज इन प्राइस, क्योंकि हमें पता है जब भी एक्सेस डिमांड होती है तो हमें प्राइसेस को बढ़ाना पड़ता है, और प्राइसेस हमारे प्रोड्यूसर्स तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक कि दोबारा न्यू वाला S1 न्यू वाला D1 से मैच नहीं कर जाता। तो इस पॉइंट तक वो मैच करता है S1 और न्यू वाला D1, ठीक है। तो तब तक हमारे प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, तो इस पॉइंट पे जब तक हमारा मैच होगा तो यहाँ तक हमारा जो है प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इसको हम लिख देते हैं P1 प्राइसेस, क्योंकि हमारे एक्सटेंड हो गए हैं। प्राइसेस बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा, इट कॉज कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो जाएगा, डिमांड हमारी आर पॉइंट पे है, जो कि हम बैक जाएंगे थोड़ा सा, और वो कहाँ पे पहुंच जाएंगे, इस पॉइंट पे। इसको बोलते हैं बैक की तरफ जाना, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी सप्लाई है
वो के पॉइंट पे थी, जो कि वो भी क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। यहाँ पे हम एरो दिखा रहे हैं, दोनों ही द्वारा इस पॉइंट पे मीट करते हैं, जो कि एक नया पॉइंट बन जाता है। इसको हम लिख सकते हैं E1। ये हो गया, दोबारा से हमारी मार्केट क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम के अंदर आ सकती है। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने देखा कि इंक्रीज इन डिमांड, जब ज्यादा डिमांड इंक्रीज होती है और सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन ज्यादा डिमांड इंक्रीज होती है, ग्रेटर देन इंक्रीज होती है सप्लाई से। तो ये हमारा पहला है जिसमें हम मार्केट इक्विलिब्रियम कर लेते हैं। सेकंड क्या है, ये बेटे हमारा दूसरा केस है, जहां पे हमने सप्लाई को भी इंक्रीज करना है, डिमांड को भी इंक्रीज करना है, बट सेम करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम कर रहे हैं, सप्लाई को इंक्रीज किया मैंने, सप्लाई को इस तरह से राइट हैंड साइड में इंक्रीज किया, तो कुछ इस तरह से मेरा सप्लाई जो है वो बढ़ गया। इसको हम S1 कहते हैं। जितना एरिया हमने यहाँ से यहाँ तक लिया है, सेम ही हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अनदर कंसेप्ट क्या है, इक्वल इंक्रीज होना। डिमांड भी उतनी ही इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी हमारी उतनी ही इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हम यहाँ पे बेटे कोशिश करूंगी ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम लेने की। अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है तो आप इसको प्लीज थोड़ा सा बराबर लेके फिर से कर्व को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ले लोगे। तो यहाँ पे क्या है, हमने लिया है कि मैंने उतना ही डिमांड को भी क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब आप दोबारा फिर से वही चीजें करोगे जो हमने फर्स्ट डायग्राम के अंदर करी थी। पहले क्या चीज करनी पड़ेगी, हमें इंक्रीज इन डिमांड का लेवल देखना पड़ेगा, कहां से कहां तक है। तो हमने चेक किया, पहले डिमांड ई पे थी, अब कहां तक आ गई, ये डिमांड है, तो कहां तक चलेगी, इसका नेम लिख देते हैं कि टी पॉइंट तक या आर पॉइंट तक हमने ले लिया। हम इसको ले रहे हैं यहां से ई से आर तक। ठीक है, यहां पे चलेगी। उसके बाद जो हमारी सप्लाई है वो कहां से चली गई है, सप्लाई को अगर हम लेते हैं तो ये हमारा सप्लाई न्यू वाला है, तो ये भी ई से कहां चली गई है, इस पॉइंट पे चली गई है। मैंने क्या नाम दिया है, आर पॉइंट दिया है इसको। तो दोनों का लेवल सेम ही है, हमने यहाँ पे चेंजेस करे नहीं। जितना इंक्रीज इन सप्लाई है उतना ही इंक्रीज इन डिमांड हो गया। यानी कि मार्केट के अंदर हमें प्राइस को अप या डाउन करने की तो जरूरत तो पड़ी ही नहीं। क्यों नहीं जरूरत पड़ी, क्योंकि जितना सप्लाई मांग रहे हैं लोग, डिमांड कर रहे हैं, उतना तो सप्लाई हमारे प्रोड्यूसर्स के पास अवेलेबल है, तो उस डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तो प्राइसेस को अप करके दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले केस में करा था, क्योंकि उस टाइम एक्सेस डिमांड थी, हमें कंट्रोल करना था, इसीलिए प्राइसेस बढ़ानी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ प्राइसेस को अप नहीं करना पड़ा, कुछ हमें डाउन नहीं करना पड़ा, कहीं पे भी हमें एक्सेस या कुछ केस यहाँ पे क्रिएट हुआ ही नहीं। राइट, यहीं से हमारा डिमांड है, यहीं से हमारा सप्लाई बढ़ा है, उतना ही बढ़ा है। तो यहाँ पे एक नया इक्विलिब्रियम स्टैंड हो गया। पहले क्यू क्वांटिटी बिक रही थी, अब कितनी क्वांटिटी बिक रही है, Q1, और रेट कितना है, वही सेम। और इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ हो गया, पहले ये इक्विलिब्रियम था E1 और नया हमने बना दिया R, या इसको E1 भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा इक्विलिब्रियम क्या बन गया, E1। बस इतना ही था कंसेप्ट हमारा सेकंड वाला, जो कि बहुत ही इजी है। तो ये कौन सा केस बना बेटे, यहाँ पे हम नीचे से देख रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, यानी कि अगर डिमांड भी बढ़ती है, सप्लाई भी बढ़ती है, लेकिन इक्वल बढ़ती है। थर्ड केस है हमारा इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई, बट सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, यानी कि सप्लाई ज्यादा तेजी से बढ़ती है डिमांड से। तो उस केस में क्या करेंगे, जो बेटे फर्स्ट केस किया था हमने, उसके अंदर हमने किसको ज्यादा ब्रॉड किया था, हमने किया था डिमांड को ज्यादा, ठीक है, बढ़ाया था, और सप्लाई को थोड़ा सा ही बढ़ाया था। यहाँ पे हम सप्लाई को ज्यादा बढ़ाएंगे और डिमांड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ये लाइन हमारी डिमांड की है, तो डिमांड को हम थोड़ा बढ़ाएंगे और सप्लाई को ज्यादा बढ़ाएंगे उसके कंपेरेटिवली। ठीक है, क्योंकि हमारी डिमांड से कहीं ज्यादा हमारी सप्लाई बढ़ रही है। मैं इसको ब्रॉड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया राइट की तरफ, तो ये बन गया मेरा S1। पहले क्या था S, अब क्या हो गया S1। पहले हमारा इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे था। अब मुझे चेकआउट करना है कि यहां से लेके यहां तक मेरी बनी है डी मतलब डिमांड। इतनी मेरी डिमांड जो है वो बड़ी है, इसको हम क्या बोलते हैं, के पॉइंट में इसको लिख रही हूं। तो यहां तक ई के तक मेरी क्या हो गई है, डिमांड बढ़ गई है। ई से लेके इस पॉइंट तक मेरी क्या बन गई, यहां से लेके यहां तक ये हो गया हमारा इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, तो वही चीज हम नीचे लिखेंगे। यहाँ पे नीचे लिखने के लिए मैं आपको क्यों फोर्स कर रही हूँ, क्योंकि बेटे जब आपको एक्सप्लेनेशन करनी होगी तो इन जो हमारा साइन है ई के आर, इसके साथ ही आपको यहाँ पे डिफाइन करके बताना होगा, एक्सप्लेनेशन देनी होगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसको इस तरीके से नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को आपका बनाया हुआ डायग्राम बेटे क्लियर नहीं होगा। तो उसको क्लियर करने के लिए आपका एक्सप्लेनेशन जो है वो क्लियर होनी बहुत जरूरी है। इसलिए आपको ऐसा साथ में लिखना है कि इंक्रीज इन डिमांड क्या है, ई से के तक है,
और इंक्रीज इन सप्लाई कहाँ तक है वो हम लिखेंगे ई से लेके आर तक है। और अब हम क्या करेंगे, अगर सप्लाई ज्यादा है ई आर, उसमें से आप अगर ई के लेस कर देते हो तो जो ई आर बना है, क्योंकि यहाँ पे ई तो कॉमन है तो रह क्या गया आर के, यानी कि के आर, तो ये चीज क्या होगी एक्सेस सप्लाई। अब एक्सेस सप्लाई के केस में, क्योंकि यहाँ तक हम बना के देखा है तभी हमें समझ में आएगा ना कि क्या करना है, एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ हम लिख रहे हैं, हमें पता चल गया कि हमारा जो केस है उसमें एक्सेस सप्लाई है, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड नहीं है। तो क्या होता है, अगर सप्लाई ज्यादा है तो प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, उनको जो है प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, टेंड टू रिड्यूस द प्राइसेस। तो वो अभी हम डायग्राम के ऊपर देखेंगे। यहां से लेके जो यहां तक ये नजर आ रहा है हमें, ये किस लिए नजर आ रहा है, के से आर, ये एक्सेस सप्लाई है, ठीक है। तो इसको और क्लियरली देखने के लिए मैं थोड़ा सा और जूम कर रही हूँ बेटे इसको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहां पे अब हम करेंगे कि जहां पे हमारी प्राइसेस जो है वो कम होगी, ठीक है। तो प्राइसेस जो है तब तक प्रोड्यूसर को कम करनी पड़ेगी जब तक कि दोबारा से हमारा जो है न्यू वाला डी न्यू वाली एस के साथ मैच ना हो जाए। थोड़ा सा हमारी डिमांड जो है वो आगे की तरफ जाएगी, थोड़ा सप्लायर बैक हो जाएंगे और एक नए पॉइंट पे आ जाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम E1। और इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, नया प्राइस जो है वो P1 डिसाइड हो जाएगा और यहाँ पे हमारी मार्केट क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगी। यही क्वांटिटी जो है मार्केट में बिक जाएगी, जिसको हम बोलते हैं Q1 या Q2, ठीक है बेटे। तो ये जो है कॉन्सेप्ट हमारे थे, ये 3 कॉन्सेप्ट हमने आज किए हैं और आई होप आप इन सबको जो है अच्छे से देख पा रहे हो, तीनों के तीनों पॉइंट्स को। और ये बेटे तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने पूरी डिटेल देखी है कि जब भी हमारी सप्लाई या डिमांड बढ़ती है 3 अलग अलग पैटर्न से, ठीक है। एक बार डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, सप्लाई कम बढ़ती है, एक बार सप्लाई ज़्यादा बढ़ती है, डिमांड कम बढ़ती है, और एक बार दोनों इक्वल बढ़ते हैं। तो इसको बोलते हैं सिमल्टेनियसली चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई एंड व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम, जो अभी हमने किया है, ठीक है। मार्केट इक्विलिब्रियम में ये फर्क पड़ेगा कि हमारे रेट्स भी चेंज हो जाते हैं कई केसेस में, और साथ में हमारा नया इक्विलिब्रियम जो है वो भी बन जाता है। तो अभी हमने जो कंसेप्ट किया बेटे, हमने इंक्रीज करके दिखाया है। आपके बुक में एक और कंसेप्ट है जिसमें आपको डिक्रीज करके दिखाना है, राइट। जैसे आपने यहाँ पे फॉरवर्ड किया है, उस केस में बैकवर्ड करोगे। तो बेटे वो कंसेप्ट हम आज यहाँ पे नहीं करवाऊंगी, वो आपका एज ए होमवर्क है, आप उसको खुद ड्रॉ करके देखोगे, खुद ही उसका मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो फाइंड आउट करोगे कि कहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम बनता है, कैसा उसका प्राइस बनता है। तो वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है बेटे, होमवर्क तौर पे। अगर आपको कोई डाउट क्लियर होता है उसके बीच में तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या मुझे बता सकते हो, तो मैं आपको वो कंसेप्ट करवा दूंगी, चाहे वो आपको वीडियो बना के बता दूं, ठीक है। अदरवाइज मेरे लिए वो मेरे हिसाब से आपका जो है पूरा कवर हो जाता है, तो मुझे वो करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो टॉपिक है आपका सिमल्टेनियसली डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है बेटे। तो आज के लिए आप इसी की प्रैक्टिस करोगे, हम इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। एक लेक्चर और होगा हमारा इस चैप्टर का, जो कि हम उसमें सारा चैप्टर जो है वो खत्म कर लेंगे, जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट रहेगा। ओके बेटे।